यूपी कंपटीशन रूफ चैनल। आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं और जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो इसीलिए आपको हम इस चैनल पर धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं उनके बारे में भी बताएंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है, किस तरह करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सिलेबस और इन सब के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो है एक सब्जेक्ट यानी इतिहास के बारे में, इतिहास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी यानी प्रवक्ता का इतिहास का जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सिलेबस जो है हमने लिया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की साइट से ही लिया गया है ये। ठीक है, तो बहुत से लोगों को वहाँ पर सिलेबस नहीं मिलता है, इसको बहुत सर्च करने के बाद देखना पड़ता है, नहीं पता होता बहुत से लोगों को। तो हम सिलेबस को इसीलिए लाए हैं ताकि आसानी से आपको यहाँ पे पता चल जाए कि सिलेबस क्या है। और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक हमें सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, हम कुछ भी इधर उधर से पढ़ते रहें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यही है कि हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये पीजीटी इतिहास का सिलेबस है और इसी को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इतिहास के बारे में आपको पता है, इतिहास में एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत होता है, मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत होता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर जो जैसे हम यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूड होती है, लेकिन यहाँ पर प्रवक्ता के चयन के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई है। यहाँ पर हमें सिंपली तीन चीज़ें तैयार करनी है अपनी: एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देख लेते हैं सिलेबस टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है पुरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। पुरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ जिसमें पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग और इनकी प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस करना है। ठीक है, ये तो एक मान लीजिए आप, ये पहला टॉपिक हो गया आपका। दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये टॉपिक जो अभी चल रहे हैं ये किसके हैं? प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम नगर नियोजन पढ़ते हैं, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में। जो तीसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पे, थर्ड टॉपिक है हमारा वैदिक काल। अब वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल भी है, फिर उत्तर वैदिक काल है। इसकी सामाजिक दशा, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म है ना, शैव धर्म, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान। तो ये हमारा हो गया, इतना टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य में क्या क्या है? हाँ, तो मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, यह है राजनीतिक इतिहास। मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, फिर अशोक का मूल्यांकन, समाज एवं संस्कृति, फिर उसके बाद गुप्त वंश, गुप्त राजवंश, और गुप्त राजवंश में
राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन, गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर चोल वंश के बारे में। ठीक है, कि चोल वंश में क्या क्या है। चोल वंश में हमारा है राजनीतिक इतिहास, चोल प्रशासन। प्रशासन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चोल प्रशासन में। उत्तर भारत का की राजनीति और सामाजिक स्थिति 800 से 1200 ईस्वी तक, यानी पूर्व मध्यकाल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल यानी हर्षवर्धन के बाद जो भी चीज़ें हम राजनीतिक इतिहास में भारत के पटल पर देखते हैं, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, सामंतवादी नीतियाँ होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो भी उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, छोटे छोटे राज्य थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। जातियों का कैसे और ज़्यादा जातियों में और जातियाँ कैसे आईं और समाज की स्थिति कैसी थी, इन सभी पर यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है इसमें तुर्क आक्रमण। अब यहाँ हम देखते हैं जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने वाली है, उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व क्या रहा है। ठीक है, यानी अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में ही चीज़ें देख रहे हैं सब। बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, बलबन का राजस्व सिद्धांत, फिर खिलजी के बारे में, खिलजी क्रांति, उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, भू राजस्व सुधार, दक्षिण नीति। फिर आ जाते हैं तुगलक पर। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक क्या था, जीवन चरित्र, उपलब्धियां। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी योजनाएं, जो उसने योजनाएं बनाई थी जो विफल हो गई, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन। फिर फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण, उसका प्रभाव, बहमनी राजवंश, विजयनगर यानी दक्षिण के जो राज थे, बहमनी राजवंश और विजयनगर, उनके बारे में। फिर सैयद लोदी वंश, मुगल। अब यहीं पर इसमें जो है अलग से नहीं दिया है, तो दिल्ली सल्तनत के बाद क्या हमारा प्रारंभ हो जाता है, मुगल। ठीक है, तो मुगल वंश जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशा, मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, मराठाओं का अभ्युदय यानी मराठा साम्राज्य की यहाँ पर चर्चा की गई है। छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र। अब मुगल साम्राज्य का पतन और मराठा अभ्युदय, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे इसमें आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि भाई ये मराठा अभ्युदय इन्होंने छोटा सा दिया है बहुत, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है ये केवल छत्रपति शिवाजी के बारे में, मराठा के बारे में नहीं बोल रहा है। इसमें हमें जो बाद में मराठाओं में जो पेशवाओं का शासन हुआ है, यानी उन सबको भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का जो उदय हुआ है, उसमें छत्रपति शिवाजी से लेके पेशवाओं का जो शासन व्यवस्था रही है, पेशवाओं का जो काल रहा है, पानीपत के युद्ध हुए हैं, तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। कुछ सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में बहुत सी चीज़ें पूरी तरह से डिफाइन नहीं की जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने दिमाग से चलना है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें दे रखा है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस टॉपिक के अंदर भी कई सारे टॉपिक हैं हमें जो समझने की ज़रूरत होती है, जो अंडरस्टूड होते हैं। तो मराठा अभ्युदय का मतलब केवल छत्रपति शिवाजी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। ठीक है,
और जैसे यहाँ पर हम देखेंगे शाहजहाँ औरंगजेब के बाद भी जो मुगल उत्तरवर्ती मुगल जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फर्रुखशियर हो गया और जो सुल्तान हुए उस समय के, उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी होगा। तो आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया में हमें क्या क्या देखना है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, लिखा हुआ है, देखिए सिलेबस में ही 2-3 गलतियां हैं, है ना, तो वो अंडरस्टूड है चीजें। तो भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहे, 1857 का विद्रोह के कारण स्वरूप परिणाम, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण, सामाजिक आर्थिक आंदोलन, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए ये 2 शब्द का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ही है कि पूरा जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा है, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक जो जो प्रयास किए गए हैं, जो अंग्रेजों की नीतियां रही हैं और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी भारत के जो राजनेता थे उनकी जो दिशा रही है, राजनीति की रही है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें तैयार करना, वो सारी चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान, अब इसका मतलब ये नहीं है केवल कि हम भाई राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान हमने पढ़ लिया और छुट्टी हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन हमें पढ़ना पड़ेगा। और स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई, देश का विभाजन और उसके बाद का भारत सन 2000 तक, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का पीजीटी का सिलेबस, ठीक है। तो हमें सिलेबस बहुत बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए, तभी हम जो है अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने सिलेबस पता कर लिया, तो आप लोग इसको जो है तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री में वैकेंसी भी कम ही है, ठीक है, लेकिन निराश नहीं होना है, तैयारी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है और मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं ये पढ़ लो, केवल इतना पढ़ लो, ऐसे पढ़ने 4 घंटे पढ़ के ये हो जाएगा, हमारा वीडियोस देख लो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत लोग केवल हवाई बातें सुनना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला है। दिन रात आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज़ आपको क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ही स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत में लग जाइए, अभी से बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करना है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, उसमें कोई इफ़ और बट नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा हिस्ट्री का जो पीजीटी है उसका सिलेबस है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और लग जाइए तैयारी में, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट सभी को जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और भी सिलेबस में इस पर आपको बता दूंगा, हमारे चैनल पे और भी सिलेबस बता दिए जाएंगे। और ये यूपी कंपटीशन रूप चैनल है, इस पे हम यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी हम कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाएं और आपका उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, कोई बेनिफिट आपको मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।